Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। कैश कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। स्पीकर ने कहा कि मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 लोगों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिला है। इस प्रस्ताव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की मांग है। स्पीकर ने जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी का ऐलान किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज और एक सीनियर एडवोकेट शामिल हैं। जांच समिति की रिपोर्ट आने तक ये महाभियोग प्रस्ताव लंबित रहेगा। 31 जुलाई 2025 को श्री रविशंकर प्रसाद और सदन में प्रतिपक्ष के नेता सहित सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के कुल 146 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्याय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। संसद के दोनों सदनों में बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने फिर हंगामा किया और दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले प्रियंका गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के सांसद मकर द्वार पर मिंता देवी के नाम और तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर पहुंचे। विपक्ष का दावा है कि मिंता देवी बिहार चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर हैं। हंगामे के कारण विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। सोमवार को भी बिना चर्चा के 8 विधेयक पारित किए गए थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि केवल एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीटें हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है और व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। चुनाव आयोग जानता है और हम भी जानते हैं। पहले हमारे पास सबूत नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास सबूत है। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के दौरान बिहार के दरौंदा में एक महिला मिंता देवी की उम्र 124 साल बताए जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसे अनगिनत मामले सामने आए हैं, अभी पिक्चर बाकी है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल की मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल उसकी उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंता देवी सुना है मैंने। 4 इयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है। उधर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि अगर मतदाता सूची में त्रुटियां हैं तो पूरी लोकसभा और केंद्र सरकार को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के चुनाव के लिए इसी सूची का इस्तेमाल किया गया था। बनर्जी ने चुनाव आयोग पर कथित मतदाता सूची विसंगतियों पर सवालों से बचने का आरोप लगाया और गुजरात और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में एक ही मतदाता पहचान पत्र संख्या वाले मतदाताओं के उदाहरण दिए। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग डरा हुआ है। अगर आप एसआईआर करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन पहला कदम लोकसभा भंग करना होना चाहिए। कल जो हुआ दिल्ली में, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से 300 सांसद ऑपोजिशन के, और इनमें बहुत सारे महिला सांसद भी थे। इनको जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने धक्का दिया, इनके साथ बर्ताव किया, इनको रोका,
ये स्पष्ट दिखाता है, दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग डरा हुआ है। इनके पास हमारे सवाल के कोई जवाब नहीं है। अगर आपके पास जवाब है तो आप दो भाई, कि एक ही एपिक नंबर पे गुजरात में और बंगाल में वोटर कैसे है, एक ही नाम पे अलग अलग 10 पोलिंग स्टेशन में वोटर कैसे है, एक ही एड्रेस पे 5 बाई 10 स्क्वायर फीट एक मकान में 100 वोटर कैसे रह सकते हैं, जिनका कोई अता पता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और इलेक्शन कमीशन अगर कह रहा है कि वोटर लिस्ट में गलती है, ऑपोजिशन के सारी पार्टी कह रहा है कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। इधर सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सुनवाई हुई। आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार की वोटर लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृतक बताया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस प्रकार की कुछ एक्सरसाइज में गलतियां स्वाभाविक थीं। ये दावा करना कि मृतकों को जीवित और जीवित को मृत घोषित किया गया सही किया जा सकता है, क्योंकि ये एक मसौदा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहें, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले वोटरों की संख्या, प्रोसेस से पहले और अब मृतकों की संख्या समेत कई सवाल उठेंगे। मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच में सुनवाई हो रही है। बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर शेल्टर होम्स में स्थानांतरित करने के आदेश के बाद बीजेपी नेता और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने इस फैसले को असामान्य और अव्यावहारिक करार दिया है। उन्होंने आगाह किया कि इस आदेश को लागू करना लॉजिस्टिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर बड़ी चुनौती होगा। उनके अनुसार न तो कोई सरकारी शेल्टर मौजूद है और न ही इतनी जल्दी हजारों नए केंद्र बनाए जा सकते हैं। We have managed to get 3,000 shelters in 6 weeks, 8 weeks. We have put all the dogs in. Firstly, when you're going to get the dogs, there will be mara-mari, there will be fighting in every gully, because the feeders are not going to let the dogs go. So every day there will be fighting and police and tamashas all over Delhi. Do we want this destabilization situation? You know, other political parties will get into it, attack the BJP. For what reason? For what reason? So first you go and create a fighting situation. Then if the fighting stops and you have managed to get all these dogs and you put them into, let's presume that you put all 3 lakhs into these 3,000 shelters. Then within 48 hours, Ghaziabad, Faridabad, villages, all their dogs will come to Delhi, because all animals and all humans only go where there is food. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसे क्रूर और गलत कदम बताया। गांधी का कहना है कि आवारा कुत्तों को समस्या मानकर हटाना ठीक नहीं है। इसके बजाय नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल से सड़कों को सुरक्षित किया जा सकता है, बिना क्रूरता के। उन्होंने कहा कि यह आदेश दशकों पुरानी मानवीय और वैज्ञानिक नीति के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की श्रीनगर के 8 ठिकानों पर छापेमारी हुई। मामला अप्रैल 1990 में घाटी में आतंकवाद के चरम के दौरान कश्मीरी पंडित महिला सरला भट्ट के अपहरण और हत्या से जुड़ा है। जिन जगहों पर एसआईए की रेड हुई, उनमें जेकेएलएफ के पूर्व चीफ यासीन मलिक का घर भी शामिल है। यासीन मलिक टेरर फंडिंग केस में फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। हाल ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन पुराने मामलों को फिर से खोलने का निर्णय किया है। कर्नाटक के बर्खास्त सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने दावा किया कि उन्हें एक साजिश के तहत बर्खास्त किया गया। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही दिल्ली जाकर आला कमान से मिलेंगे और किसी भी गलतफहमी को दूर करेंगे। वहीं पूर्व कांग्रेस एमएलसी रमेश बाबू ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्देशानुसार राजन्ना ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। As per the instruction given by the Honorable Chief Minister, Mr. Siddharamaiah, Rajanna has given the resignation. So already it is accepted. We have to see for what reason it has taken. Still we don't know. AICC or CM has to confirm it. We are not sure. So far either AICC or PCC has not made any official statement for what reason he has resigned.
We are waiting. Once the communication is come from AICC or PCC, definitely we will communicate. See, so far that is what I made the statement. AICC or PCC is not made any statement again. For what reason Mr. K.N. Rajanna has resigned. Once officially it is communicated, then only we communicate it to the media. It is true, he has given the resignation and CM has accepted. सीबीएसई 11वीं और 12वीं कक्षा के सिलेबस में बदलाव करेगा। अब छात्रों को 3 तलाक, राजद्रोह और धारा 377 जैसे पुराने कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता और अन्य नए कानूनों के साथ साथ भारत के कानूनी ढांचे को बदलने वाले अहम फैसलों और सिद्धांतों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये अपडेट 2023-24 में लागू किए गए कानूनी सुधारों के मद्देनजर आया है, जब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के फैसले को एक बार फिर 90 दिन के लिए टाल दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने यूएस चीन टैरिफ डेडलाइन 9 नवंबर तक बढ़ाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया। इससे पहले अमेरिका और चीन के बीच 11 मई को जेनेवा में ट्रेड डील हुई थी। इसमें टैरिफ बढ़ाने के फैसले को 90 दिन के लिए टालने की सहमति बनी थी। अमेरिका ने चीन पर फिलहाल 30% टैरिफ लगा रखा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और द मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। बीएलए को 2019 में हुई कई चरमपंथी हमलों के बाद अमेरिका ने स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की श्रेणी में रखा था। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि तब से यह समूह कई हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। अमेरिकी राज्य टेक्सास के ऑस्टिन में एक व्यक्ति ने टारगेट स्टोर की पार्किंग में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। आरोपी पहले एक कार चुराकर भागा, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने एक डीलरशिप से दूसरी कार चुराई। करीब 32 किलोमीटर दूर साउथ ऑस्टिन में पुलिस ने उसे दबोच लिया। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों में गैस सप्लाई बंद कर दी है। स्थानीय गैस सिलेंडर सप्लायर्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे भारतीय राजनयिकों को सिलेंडर नहीं बेचें। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद ने मिनरल वाटर और न्यूज़पेपर की सप्लाई भी रोक दी है। जवाबी कदम के तौर पर भारत ने भी दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी राजनयिकों को अखबार पहुंचाना बंद कर दिया है। पाकिस्तानी तस्करों की ओर से लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रग्स भेजी जा रही हैं। बीती रात को भी बीकानेर के खाजूवाला से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 8.5 करोड़ रुपए की ड्रग्स भेजी गईं। ड्रग्स का ये पैकेट बंगरी पोस्ट के पास फेंका गया। यहां से पाकिस्तान बॉर्डर महज 130 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले इसी पोस्ट पर 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी। इसी पोस्ट पर 14 अगस्त को सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचने वाले हैं। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk.
Let's connect.